बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट लेक्चर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर सीरीज़ का हमारा एक आखिरी लेक्चर है जिसमें हम देखेंगे कि मदरबोर्ड क्या है, केसिंग क्या है, उसके अंदर पावर सप्लाई और दूसरे कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो उसको हम ज़रा डिटेल में देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मदरबोर्ड क्या चीज़ है। अ मदरबोर्ड इज़ अ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, बिल्कुल जैसे ये पहली पिक्चर आप देख सकते हैं, ये उसके फ्रंट साइड पिक्चर है और ये उसकी बैक साइड पिक्चर है। तो फ्रंट साइड पिक्चर में आप देख सकते हैं कि मदरबोर्ड एक ऐसा सर्किट है जिसके ऊपर हम और सर्किट्स भी लगा सकते हैं। इट अलाउज अदर कंप्यूटर इंटीग्रेटेड सर्किट्स टू कम्युनिकेट विद इट टू कम्युनिकेट विद अदर डिवाइसेस विच आर इंस्टॉल्ड, जो कि कंप्यूटर के ऊपर उस मदरबोर्ड के ऊपर लगी हुई होंगी। मदरबोर्ड्स आर एयर कूल्ड विद हीट सिंक्स। चूँकि करंट जो है, ये देखें यहाँ आपको तारें नज़र आ रही हैं, तो तारों के ज़रिए से एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है मदरबोर्ड के ऊपर करंट, तो ये तारें गर्म भी हो जाती हैं। इसलिए इसको कूल रखने के लिए एयर कूल्ड विद हीट सिंक हम इस्तेमाल करते हैं। इट हैज़ मैनी अदर सब सिस्टम्स, बहुत सारे सब सिस्टम्स हैं। मसलन सेंट्रल प्रोसेसर है, यहाँ पे आपको मेन लोकेशन नज़र आ रही है जहाँ पे कि सेंट्रल प्रोसेसर लगाया जा सकता है। इसी तरह से इनपुट आउटपुट चिप सेट्स हैं, यहाँ पे ये बहुत सारी जगहें आपको नज़र आ रही हैं जहाँ पे कि मुख्तलिफ़ किस्म की इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस या कार्ड्स लगाए जा सकते हैं। मेमोरी कंट्रोलर्स हैं, इन जगहों पे हम मेमोरी की मुख्तलिफ़ चिप्स लगा सकते हैं, जो कि मेमोरी कंट्रोलर्स पहले से बना हुआ सर्किट होगा जो लगने वाली चिप्स को उसको अंडरस्टैंड करेगा और उसको कम्युनिकेट करवाएगा दूसरी डिवाइसेस के साथ जो कि इसके ऊपर लगी हुई होंगी। और इंटरफेस कनेक्टर्स हैं, जहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं जितने भी कनेक्टर हैं वो सारे इंटरफेस कनेक्टर ही कहलाते हैं, जिनमें वीजीए कार्ड आप लगा सकते हैं, आप साउंड कार्ड लगा सकते हैं, यूएसबी कनेक्टिविटी हो सकती है और बहुत सारी। अ नंबर ऑफ एड ऑन कार्ड्स कैन बी इंस्टॉल्ड। मार्केट से आप नए कार्ड्स लेकर इसके ऊपर बहुत सारे लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, ये स्लॉट्स या ये लोकेशंस मेमोरी कार्ड के लिए हैं। प्रोसेसर के लिए ये लोकेशन मौजूद है, प्रोसेसर लेके लगाया जा सकता है इसके ऊपर। वीडियो कार्ड जैसे ये वाली लोकेशन है, तो वीडियो कार्ड्स कैन बी अप्लाइड, कैन बी इंस्टॉल्ड। इसी तरह से साउंड कार्ड्स इंस्टॉल कर सकते हैं हम। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमने इंटरनेट से कनेक्ट करना हो अपने कंप्यूटर को या नेटवर्क से कनेक्ट करना हो। हार्ड ड्राइव अगर लगानी है तो हार्ड ड्राइव के भी हमारे पास इसके ऊपर बिल्ट इन लिंक्स मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पे ये आपको हार्ड ड्राइव कनेक्ट करने के कुछ सॉकेट्स नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ आप उसको हार्ड ड्राइव को कनेक्ट कर सकते हैं। यूएसबी कंट्रोलर्स, यूएसबी डिवाइसेस आप लगा सकते हैं। यहाँ देखें ये यूएसबी कनेक्टर आपके पास मौजूद है, ये यूएसबी कनेक्टर मौजूद है, तो आप इस तरफ से डिवाइसेस लगा सकते हैं। और इसी के ऊपर ही सिस्टम क्लॉक चिप एक होती है, ठीक, उस चिप के ज़रिए से कंप्यूटर क्लॉक जनरेट करता है, ये मदरबोर्ड क्लॉक्स जनरेट करता है और उस क्लॉक्स के मुताबिक सारे के सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। मसलन प्रोसेसर से डेटा लेकर जाना है रैम में, या रैम से डेटा लेकर आना है प्रोसेसर में, या साउंड कार्ड की तरफ भेजना है डेटा वगैरह वगैरह। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक मदरबोर्ड नज़र आ रहा है और हम इसकी थोड़ा सा डिटेल में इसको देखते हैं कि ये कैसे है। Okay, guys and gals, Mr. Westfall here. Today I'm going to be talking about the different pieces and parts and components of the motherboard. So what I've done is I've removed a motherboard from the system unit, and today I'm just going to basically just point out some pieces and parts. Okay, so the first thing I want to talk about is the CPU, or the central processing unit, and that resides here on the board. It sits in what is known as the CPU socket. Okay, CPU socket. So the socket allows the CPU to interface with the board, and it simply just snaps into the board like so. Okay, now that's usually paired with what is known as the heatsink, and a heatsink, basically its job is just to transfer the heat from the CPU to this thing, okay, and you've got a fan blowing on it to keep the CPU cool, because as it's doing all its things, calculations, so on and so forth, it gets very hot. Okay, next thing I want to talk about is the north bridge, and that resides here on the board, and that also has a heat sink. The south bridge chip is here. Sometimes that has a heat sink depending on the model of the motherboard, but usually it does not.
And then lastly, we've got our ROM, read-only memory chip. And this stores the system firmware. Okay, so we've got our CPU, North Bridge chip, South Bridge chip, ROM chip. Okay, the next thing I want to talk about is the DIMM, D-I-M-M, memory module slots. And those are here. And that's just basically a fancy word for the RAM slots, the RAM memory slots. So we are able to upgrade our computer by putting 4 sticks of RAM into our computer. Okay, the next thing I want to talk about is our expansion slots, and those reside here. 1, 2, 3, 4 on the board. And the purpose of the expansion slot is to expand the capabilities of the computer system. So if I'm taking a look at the back of my system unit here, you'll notice that it's got slots here in the back, and these are removable. I could actually take these little placeholders out. But this is going to allow me to put different types of cards into the system and expand the capabilities of the system. Now the cards plug into one of 4 of these slots here on the board. Okay, expansion slots. Next thing I want to talk about is the data cable ports. And those reside here and here on the board. So this one here is the IDE cable port. The IDE cable looks like this. It's typically known as the ribbon cable. And this simply just plugs in. I'm doing this one-handed, so just bear with me. Okay, this plugs in like so. And then this end would plug into like a hard drive or something like that. And then we've got 4 SATA slots up here. So our SATA cable goes like this. Okay, see that? And then this end would go into a hard drive or an optical drive or something like that. Okay, so I think I covered pretty much everything. Connectors here at the back. Okay, those would go through and they would show at the rear of your computer like so. Those are connected directly to the motherboard, and you know them as ports because that's basically what we plug all of our peripheral devices into. And then, yeah, I think that's it. So if you guys have any questions, please ask me. Hopefully this clears up some stuff, and hopefully this allows you or enables you to do the lab. Okay, thanks. जी, तो हमने देख लिया कि किस तरह से मदरबोर्ड के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की डिवाइसेस लगी हुई हो सकती हैं और मदरबोर्ड का स्ट्रक्चर किस तरह का है। यहाँ हम थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। पोर्ट्स का हमारे पास एक कंसेप्ट मौजूद है, व्हाट आर पोर्ट्स। अ पोर्ट इज़ एन इंटरफेस, ठीक है ना। इंटरफेस जैसे आप स्विच लगाते हैं, पंखे का स्विच लगाते हैं सॉकेट के अंदर, तो वो इंटरफेस होता है कि कितने जो है उसके कनेक्टर्स निकले हुए होंगे और आगे कहाँ पे जाके लिंक होंगे। अ पोर्ट इज़ एन इंटरफेस बिटवीन मदरबोर्ड एंड अदर डिवाइसेस। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि बेसिकली ये पोर्ट है, ठीक है, जो कि मदरबोर्ड से आ रही है और दूसरी डिवाइस के साथ इसको हमने लिंकअप किया हुआ है। देयर आर नंबर ऑफ़ पोर्ट्स इन मदरबोर्ड। तो आप देख सकते हैं कि मदरबोर्ड के ऊपर बहुत सारी पोर्ट्स हैं जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं मुख्तलिफ़ पर्पसेस के लिए। कहीं पे हम माउस इस्तेमाल कर रहे होंगे, किसी के साथ हमने USB कीबोर्ड जोड़ सकते हैं या PS2 कीबोर्ड जोड़ सकते हैं। किसी जगह के ऊपर हमारे पास जो है जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि वी हैव पैरेलल LPT पोर्ट, तो ये आपके पास पैरेलल LPT पोर्ट है, ठीक है। IEEE 1394A पोर्ट, तो ये नाम जो है जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या जो स्टैंडर्डाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने इनको दिए हुए होते हैं। इस तरह से RJ45 गीगाबिट लैन पोर्ट, तो यहाँ पे हम इंटरनेट की केबल लगा सकते हैं अपने कंप्यूटर के साथ। नॉर्थ ब्रिज NVIDIA GE4 6150, ठीक है, तो ये नॉर्थ ब्रिज चिप है जो कि हम पिछली स्लाइड में भी देख चुके हैं। इसी तरह से साउथ ब्रिज हमारे पास है, ये साउथ ब्रिज है, ठीक। सिमिलरली वी हैव PS2 माउस, ये माउस की हमारे पास लिंकेज है। ये कीबोर्ड PS2 हम यहाँ पे लगा सकते हैं। दिस इज़ DVI, डिजिटल वीडियो इनपुट पोर्ट है। देन वी हैव VGA पोर्ट। USB पोर्ट्स हैं हमारे पास। USB पोर्ट्स के ऊपर आप मुख्तलिफ़ किस्म की डिवाइसेस लगा सकते हैं, प्रिंटर लगा सकते हैं, फ्लैश ड्राइव लगा सकते हैं आप, और मुख्तलिफ़ काफ़ी सारी बिग नंबर ऑफ़ डिवाइसेस जो कि आप उसके साथ अटैच कर सकते हैं। इसी तरह से ये हमारे पास
ऑडियो सुनने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए माइक की केबल्स यहाँ पे हम लगा सकते हैं। तो यूँ हमें नज़र आ रहा है कि मदरबोर्ड के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की डिवाइसेस को कनेक्ट किया जा सकता है। ईच पोर्ट नीड स्पेसिफिक कनेक्टर, ठीक है। मिसाल के तौर पे देखें PS2 पोर्ट है, तो इस PS2 पोर्ट के ऊपर जो हम लगाएंगे कीबोर्ड या माउस, तो वो इसी तरह का ही बना हुआ होगा और यहाँ आके लगेगा। कंप्यूटर की एक बड़ी खूबसूरती ये है कि जो कनेक्टर जहाँ फिट होता है आप उसको वहीं लगा दें, तो इट मीन दैट कि ये उसी जगह के लिए ही बना हुआ है। इसी तरह से आपको नज़र आ रहा है कि आपके पास डिस्प्ले पोर्ट्स हैं, HDMI पोर्ट है यहाँ पे, ठीक, और USB 3.0 पोर्ट्स हैं, डुअल लिंक DVI पोर्ट्स एंड मैनी वो कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे आप कोई दूसरा जो है स्विच उसके साथ लगा सकें ताकि कोई डिवाइस कनेक्ट हो, उसको हम पोर्ट कहेंगे, हार्डवेयर पोर्ट बेसिकली इसको हम बोलेंगे। बसेस, अगली चीज़, इलेक्ट्रिकल बसेस, बेसिकली इलेक्ट्रिकल बसेस ही हम इसको बोलते हैं। अ बस इज़ अ कम्युनिकेशन सिस्टम दैट अलाउज कम्युनिकेशन अमंग डिफरेंट कंप्यूटर कंपोनेंट्स। अभी हमने मदरबोर्ड के ऊपर देखा कि मदरबोर्ड के ऊपर मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हम लगा सकते हैं, तो ये तारें जो है एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक जा रही होती हैं, जैसे आप यहाँ पे ये देख सकते हैं या यहाँ पे लगी हुई मौजूद हैं। तो ये तारें एक जगह से सिग्नल्स को दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अर्ली कंप्यूटर बसेस वर पैरेलल इलेक्ट्रिकल वायर्स विद मल्टीपल हार्डवेयर कनेक्शंस, ठीक है। देखें हम दो तरह की कम्युनिकेशन हो सकती है, सीरियल और पैरेलल। सीरियल कम्युनिकेशन के अंदर एक ही तार के ऊपर जो है डेटा हमारा या सिग्नल्स हमारे जा रहे होते हैं, जबकि पैरेलल कम्युनिकेशन में हमारे पास मल्टीपल तारें होती हैं और हर तार के ऊपर सेपरेट डेटा सेंडर से रिसीवर तक भेजा जाता है। टू वेज पैरेलल एंड बिट सीरियल बसेस कुड बी ईदर इंटरनल और एक्सटर्नल। ये तमाम तारें जो यहाँ पे जा रही हैं, इन तारों को हम एक ख़ास नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं बसेस, ठीक है। अगर उस तार के ऊपर डेटा जा रहा होगा तो हम कहेंगे डेटा बस है। अगर एड्रेस जा रहा होगा, मिसाल के तौर पे मेमोरी में कहाँ से डेटा उठाना है या कहाँ पे रखना है रैम में, तो वह उसको हम एड्रेस बस कहेंगे। अगर उस बस ने कोई कंट्रोल सिग्नल लेकर जाने हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको हम कंट्रोल बस कहेंगे। और अगर वो पावर लेकर जा रही है, करंट उसमें मूव करे, तो उसको हम पावर बस बोलेंगे, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि SCSI होस्ट कंट्रोलर कार्ड है आपके पास, तो ये एक्सटर्नल बस है जो कि कंप्यूटर से जुड़ी हुई है, आपके किसी एड ऑन कार्ड से जुड़ी हुई है, और ये एड ऑन कार्ड जो है वो मदरबोर्ड के ऊपर लगा हुआ है, और वहाँ से तारें बाहर निकाल के आप मुख्तलिफ़ किस्म की डिवाइसेस को कनेक्ट कर लेते हैं। जबकि वो तारें जो कि केस के कंप्यूटर केसिंग के अंदर सिस्टम यूनिट के अंदर ही रहती हैं, तो उसको हम इंटरनल बसेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि एक्सटर्नल बस में और इंटरनल बस में क्या डिफरेंस है। इलेक्ट्रिकल बसेस यहाँ हमने एक फिगर में शो किया हुआ है, ठीक। बस कैटेगरीज क्या है? देयर आर 3 मेन कैटेगरीज। कौन कौन सी? डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। तो यहाँ आप ये देखें, और पावर बस बेसिकली चौथी जो है हमारे पास। तो ये चारों बस मुख्तलिफ रंगों से शो की गई हैं, और आप देख सकते हैं कि CPU से मेमोरी तक और मेमोरी से फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस तक डेटा को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो पावर बस बेसिकली इनको पावर ऑन करेगी ताकि ये काम कर सकें। कंट्रोल बस के ऊपर कंट्रोल सिग्नल जाएंगे, CPU बताएगा कि जो डेटा मैंने भेजा है वो किसके लिए, वो मेमोरी के लिए है, वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए या किसी और डिवाइस के लिए। इसी तरह से एड्रेस बस के ऊपर जो है जिस डिवाइस के ऊपर भेजा जा रहा होगा उसका एड्रेस मूव कर रहा होगा, और फाइनली डेटा बस जो है असल डेटा लेके जाएगी जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होगा। बस विड्थ, द नंबर ऑफ वायर्स यूज्ड इन द बस। मिसाल के तौर पे हम इस बस को देखते हैं जो कि पावर बस है, तो पावर बस में कितनी तारें इस्तेमाल हो रही हैं पावर को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र करने के लिए, वो क्या कहलाएगा? बस विड्थ। वो 16 तारें भी हो सकती हैं, 24 भी हो सकती हैं, 32 भी हो सकती हैं, या इससे कम ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है। तो हमें इस स्लाइड के ऊपर समझ आ गया कि बसेस क्या होती हैं और बसेस का काम क्या होता है। बस टर्मिनोलॉजी, मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनीज चूँकि तारें बनाती रहती हैं और हर तार की खसूसियत अपनी होती है कि उस पर किस स्पीड से डेटा जा सकता है, कितनी तेज़ी से जा सकता है, उसके हिसाब से उसको हम मुख्तलिफ़ किस्म का नाम देते हैं। पहली चीज़ है हमारे पास सिस्टम बस। द बस दैट कनेक्ट्स द CPU टू रैम ऑन मदरबोर्ड इज़ कॉल्ड द सिस्टम बस, ठीक है। ये CPU मेमोरी है और ये इनपुट आउटपुट है। तो जहाँ पे हमारे पास प्रोसेसर लगा हुआ, ये देखें, ये मेन प्रोसेसर है, ठीक, और यहाँ पे मेन मेमोरी है और यहाँ पे CPU लगा हुआ है। तो ये जो बस है हमारे पास, बेसिकली इसको हम कहेंगे दिस इज़ अ सिस्टम बस। इसी तरह से हमारे पास इनपुट आउटपुट बसेज हैं, IO बसेज जिनको हम कहेंगे,
ठीक, कनेक्ट्स वेरियस पेरिफेरल डिवाइसेस, पेरिफेरल जो कि एक्स्ट्रा कनेक्ट करते हैं हम अपने कंप्यूटर के साथ, उन डिवाइसेस को कनेक्ट करती हैं किसके साथ, CPU के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें मुख्तलिफ किस्म की डिवाइसेस हैं, IO कंट्रोलर लगा हुआ है जो कि डिस्क है, यहाँ पे डिस्क है, फिर IO कंट्रोलर है, ग्राफिक आउटपुट है, IO कंट्रोलर नेटवर्क की तरफ जा रहा है, और बस अडाप्टर है, ठीक है, जो कि IO बस की तरफ मूव कर रहा है। एक्सपेंशन बसेस हमारे पास आती हैं, यानी हम एक्स्ट्रा बसेस लगा के अपने मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट्स को कंप्यूटर के साथ जोड़ सकते हैं, जिसमें ISA है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर बस है, EISA एक्सटेंडेड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर बस है, MCA माइक्रो चैनल आर्किटेक्चर, वीज़ा वीडियो इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड एसोसिएशन, PCI पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, PCI एक्सप्रेस, PCMCIA, AGP, SCSI एंड यूनिवर्सल सीरियल बस, USB जिसको हम बोलते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म की बसेस जिसमें मुख्तलिफ नंबर ऑफ तारों का उसमें इस्तेमाल हुआ होता है, जो कि डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए, कंट्रोल्स को या दूसरी चीज़ों को, तो उनको हमने वैसे ही नाम दिया होता है। हाउ बसेस वर्क, इस स्लाइड पे हम देखते हैं कि बसें काम कैसे करती हैं। It is said that computers are digital cities, various devices working together to function as one unit. Unlike cities, which require roads for transportation, computers use pathways to transmit information between components. In the early days of computers, parts like the CPU and the RAM were not contained within a single IC board. They were mostly separated in individual cabinets. Information traveled from one cabinet to another by bundles of wires called a bus bar, which later became to be known as a bus. There are two main designs of a computer bus. It can consist of one or multiple lanes. Each lane is a single wire connection, and how data will be transmitted will vary according to the number of lanes. So let us now take a look at the architecture of the parallel and the serial bus. A parallel bus uses multiple lanes to transmit information. Data is first broken down into smaller pieces, which are then sent across each lane. This works well for many situations, especially when transmitting information like a memory address. So by now, you are probably thinking, does the number of lanes within a bus equates to its size? Even though it's fitting to say one lane equals one bit, in modern computers, where size is a factor, this method is impractical. Because as the number of lanes increases, so will the area that is needed. For example, a 32-bit bus will require 32 lanes, and a 64-bit will need 64 lanes. To keep circuits small, multiplexers were implemented. This process divided, say, a 32-bit address into two halves, and then transmitted them over 2 clock cycles by a 16-lane bus. This method improves the processing power, but at the same time keeps devices relatively small. The parallel bus remains the dominant mode for transmitting information within the computer. Components like the RAM and PCI connected devices all use parallel buses when communicating with the CPU. But in the future, this dominance may decline due to another kind of bus. Not all devices use multiple lanes when transmitting information. Some stream the information one bit at a time across a single lane. A bus that only uses one lane to transmit is called a serial bus. Initially, serial buses were slower than parallel buses and were mostly used for long-distance communications. At first, this choice was mainly because of the cost. It is less expensive to run just a single wire than it is to run multiple wires in parallel. But as signal integrity and transmission speeds improve, and the fact that parallel buses are more prone to electromagnetic interference, serial buses are also now starting to show up in short-range communications, which were once reserved specifically for parallel buses. Currently, serial buses can be found in connections like PCI Express, USB, and SATA, and this list will continue to grow for the foreseeable future. The design of the computer bus has changed over the years, which has started out as bundles of wires, are now integrated connections within microprocessors and computers' motherboards. Before the 1980s,
Major components in a computer were connected together by a single bus, called the system bus. To reduce cost and space, the system bus had three functions: a data bus, which transmitted data, an address bus, used for finding specified locations like within memory, and a control bus, which dealt with operations, for example, reading and writing. As integrated circuits continued to get smaller and smaller, faster, more efficient bus architectures were implemented. But though the system bus has been phased out for the most part, it still can be found in certain embedded systems. By the mid-1980s, CPUs started to use the North Bridge and the South Bridge, also known as a chipset, to communicate with components. This arrangement gave certain components priority over others. The North Bridge was connected directly to the CPU by the front-side bus, also known as the FSB. High-speed components which required the highest priority, like the RAM and the video card, were connected by their individual buses to the North Bridge. The South Bridge, on the other hand, dealt with the slower or lower priority connections, like USB, SATA, and Ethernet. This can be illustrated by the fact that the South Bridge was not directly connected to the CPU, but instead was connected to the North Bridge by the internal bus. The arrangement, of most the least importance, made systems more efficient and much faster. So buses are important to computers as roads are to cities. Their presence creates a unified environment that can function as a single unit. And as systems continue to evolve, so will the architecture of the bus. And that's all for now. For more tech videos, subscribe to the channel, and as always, thank you for watching. जी, तो हमें समझ आ गया कि बसेस कैसे काम कर रही हैं। अब हम देखते हैं सीपीयू केसिंग को, हमारे आखिरी हार्डवेयर कंपोनेंट। ठीक, तमाम जितने कंपोनेंट्स हमने अब तक पढ़े हैं हार्डवेयर के मुतालिक, वो सारे के सारे इस केसिंग के अंदर, इस बॉक्स के अंदर जो है वो लगा दिए जाते हैं ताकि वो एक जगह पे फिट इन रहे। तो आप लैब्स के अंदर, घरों में या जहाँ भी कंप्यूटर देखेंगे तो आपको स्पेसिफिकली ये केसिंग नज़र आएगी। मुख्तलिफ शक्लों में आपको केसिंग मिलेगी, मुख्तलिफ डिज़ाइंस के अंदर, लेकिन इसका जो मेन फंक्शन है वो एक ही होगा कि उसके अंदर मदरबोर्ड और मदरबोर्ड के ऊपर सारे दूसरे कंपोनेंट्स लगाए जा सकें। CPU casing has space and configuration to install different computer components. Front end ports and back end ports इसके अंदर बनी हुई होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरफ ये फ़ैन लगा हुआ है जो कि पावर सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होगा। ये खाली आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ फ्रंट एंड पे पोर्ट्स आपको नज़र आ रही हैं जहाँ पे आप USB डिवाइसेस या USB कनेक्टर्स लगा सकते हैं। इसी तरह से बैक एंड पे भी बहुत सारे आपको इसके पोर्ट्स मिल जाते हैं। फाइनल कंपोनेंट पावर सप्लाई। पावर सप्लाई यूनिट PSU जिसको हम कहेंगे, इट कन्वर्ट्स मेन्स AC alternating current to the low voltage regulated DC current for the internal components of the computer। जितने सर्किट्स होते हैं वो बेसिकली डायरेक्ट करंट पे काम कर रहे होते हैं, तो इसलिए हम एक ऐसी डिवाइस लगाते हैं जो कि कनेक्ट करे, जो कन्वर्ट करे AC को DC करंट के अंदर। Modern personal computers universally use switch mode power supplies. Some power supplies have a manual switch for selecting input voltage while other automatically adapt to the mains voltage. यानी बाहर यहाँ पे स्विच लगा हुआ हो सकता है, उसके हिसाब से आप उसकी इलेक्ट्रिसिटी पावर को कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि अक्सर कंप्यूटर्स के अंदर जो है जो पावर सप्लाई लगी होती है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेती है मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट के मुताबिक। और यहाँ पे आपको ये पावर सप्लाई बाहर निकाल के केसिंग से बाहर निकाल के दिखाई गई है। एंड हियर वी कैन सी द स्मॉल कंपोनेंट्स विच आर इंस्टॉल्ड इनसाइड द केसिंग। मिसाल के तौर पे उसमें पावर स्विच एंड AC सॉकेट यहाँ पे है, ठीक है। इसी तरह से ये कूलिंग फैन लगा हुआ है, ठीक, जो कि पावर सप्लाई में अगर कोई हीट प्रोड्यूस होती है तो उसको कूल रखने के लिए इस्तेमाल होता है। बंडलिंग ऑल वायर्स ऑफ द सेम कलर टुगेदर, तो यहाँ वायर्स को जो है वो किया गया होता है, बंडल किया गया होता है, एंड सो ऑन। और अगर मदरबोर्ड आपके पास लगा हुआ हो कंप्यूटर में तो आपको बहुत सारे सॉकेट्स मिल जाते हैं यहाँ पे, जो कि हमने पिछली स्लाइड में बड़े गौर से देखे हैं कि वो सॉकेट्स क्या हैं और उस पर क्या कुछ लगाया जा सकता है। तो दैट्स ऑल अबाउट फॉर द कंप्यूटर हार्डवेयर। आई होप आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आज का लेक्चर यहीं तक। अल्लाह हाफिज़।